हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज क्लास 12 के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बात की थी कंसंट्रेशन टर्म की, मोलरता, नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इतने के बारे में हमने पहले लेक्चर में बात की थी। इनके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। इनके इस लेक्चर का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। अब इस लेक्चर में जो सॉल्यूशन 02 है, इसमें हम बात करेंगे किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे। तो मैं गौरव राम गुप्ता, आपका चैनल सुश्रुत केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन की। ठीक, तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे। हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना हुआ होता है। अब सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हुआ होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब ये हमें पता चल गया था इससे पहले लेक्चर में कि हम सॉल्यूट किसे कहेंगे। सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनका सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, और सॉल्वेंट लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, मतलब फेज इनका लिक्विड होता है और क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होती है और दिखते सॉल्यूशन की तरह हैं। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज लेस, मतलब बहुत कम हो, उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसी को हिंदी में कहते हैं तनु विलयन। ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो उसको हम कहेंगे तनु विलयन। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लोअर इन क्वांटिटी, यही हम कह सकते हैं कि उनकी क्वांटिटी कम हो, तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड ऐसे सॉल्यूशन कहेंगे सांद्र विलयन, इसको हिंदी में। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज 2, सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। तो सॉल्यूट पार्टिकल जिसमें क्या वेरी लार्ज अमाउंट में हो ऐसे सॉल्यूशन, तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे शरबत, आप लोग शरबत में क्या है कि सॉल्यूट अगर हम ग्लूकोज उसमें और ज़्यादा डाल दें तो वो किस फॉर्म में हो जाए, चाशनी की तरह हो जाएगा आपका शरबत। और जबकि हम उसी ग्लूकोज की मात्रा को कम कर दें, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स को कम कर दें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम दो टर्म को डिवाइड कर सकते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम दो टर्म हो सकता है, एक है सैचुरेटेड और सेकंड है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर विच सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल आर नॉट डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशन हम कह सकते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल और डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, मतलब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्यूट की क्वांटिटी डिसॉल्व हो गई है पहले से ही, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड।
ठीक, मतलब जिसमें हम ऑल सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें डिजॉल्व और नहीं होते, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड। जबकि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और पार्टिकल डिजॉल्व हो जा रहे हैं, हाँ, मतलब सॉल्यूट के और पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व हम कर दे रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्या, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर क्या है और कैसे वो किसी सॉल्यूशन के डिफरेंट फैक्टर से रिलेटेड है। तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर क्या हो सकता है। अब वेपर किसे कहेंगे, तो हमने मान लीजिए कोई सॉल्यूशन लिया और उसको क्या करें, हीट दें। हीट देंगे तो क्या होगा, जो उसके अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हाँ? और जो यहाँ मिड के मॉलिक्यूल है इनको कहते हैं बुल्क मॉलिक्यूल, स्थूल मॉलिक्यूल हिंदी में कहेंगे। जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बस इसी पे क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, मतलब वाष्प में बदल जाएंगे। मतलब हमने कोई ये पेन लिए, अब मान लेते हैं इस पेन की एनर्जी 100 जूल है, मतलब ये जितना बना है 100 जूल इसने निकाल दिया। अब इस पर हम 100 जूल है इसकी एनर्जी, हम क्या करेंगे 100 जैसे 1 जूल लगाएंगे, बस ये पेन टूट जाएगा आपका। तो ऐसे यहाँ कंडीशन है कि मान लीजिए अगर हमारे ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg ऑफ Hg या 1 atm, जैसे ही इन काइनेटिक एनर्जी इनकी जो अपर सरफेस में मॉलिक्यूल हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कि 1 atm के से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तैसे ये क्या होंगे, आपके इवोपरेट हो जाएंगे और इवोपरेट होके कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। अब आप काइनेटिक एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़े कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी किसी भी फेज में, तो इवेपोरेट हो गए। अब यहाँ बात की जा रही है वेपर प्रेशर की। यहाँ वेपर तो बन गया, प्रेशर कैसे बनेगा। अब हमने इसको क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, तो जो वेपर है ये निकल जा रहा है। अब यहाँ पे हमने दूसरा कंटेनर लिया, इसको हमने बंद कर दिया, ये सॉल्यूशन है कोई। अब इसको हम हीट देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी से इसके मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे बंद हो गया, अब बाहर जा नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे कि सॉल्यूशन पे ही रिटर्न करके ये प्रेशर बनाएंगे। मतलब हमारा एटमॉस्फेयर जैसे हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है, वैसे ही क्या करेगा कि ये आपके वेपर अब बाहर एस्केप तो कर नहीं पा रहे हैं, तो जब एस्केप हो नहीं पा रहा है तो ये क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन के सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे। तो जब सॉल्यूशन के सरफेस पे हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ वेपर ऑन सॉल्यूशन सरफेस, सॉल्यूशन सरफेस कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। मतलब वेपर वाष्प, विलयन के वाष्प द्वारा विलयन के सतह पे लगाया गया दाब क्या कहलाता है, आपका वाष्प दाब कहलाता है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विलयन का वाष्प दाब, या विलयन में वाष्प दाब की क्या कंडीशन हो सकती है। अब विलयन का वाष्प दाब किस पे डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर हम उस पर कितना दे रहे हैं, उतना ज़्यादा ही होगा। और एक कंडीशन हम ये एक देख सकते हैं कि
ये इवेपोरेट हो रहा है, गैसियस फेज में आ रहा है, और फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप पानी गर्म करते हो, वो तली पे जाके बूंद बूंद करके ऐसे ऐसे चिपक जाता, फिर उसी वेपर बूंद में कन्वर्ट हो गया, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ वेपर से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम भी बन गया है। अब वेपर प्रेशर किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो हम वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम हुआ तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। जैसे C2H5OH H2O से ज़्यादा होता है, इसको हम कहेंगे P नॉट कह दें। P नॉट इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ शुद्ध हम ले रहे हैं। केवल अगर C2H5 P नॉट लें और P नॉट ऑफ H2O लें तो C2H5OH जल्दी क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, और H2O जल्दी नहीं होगा। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो इसीलिए ये मजबूत है। और जब मजबूत बॉन्डिंग है तो वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, लो हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे एथिल अल्कोहल आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, लगाए उड़ गया। अब जब उड़ गया तो उसका वेपर ही तो बना। अगर इसी कोई क्लोज कंटेनर में होता तो जल्दी वेपर बन जाता, तो वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा जबकि इसका कम होगा, मतलब इसका जल्दी वेपर प्रेशर बनेगा, इसका देर में बनेगा। टेम्परेचर पे बात करें, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे जल्दी इवोपरेट हो जाएगा जबकि ये देर से होगा। ये हो गया वेपर प्रेशर की बात। अब वेपर प्रेशर को हम डिफरेंट टाइप में, कि हाँ अगर सॉल्यूट कैसे हैं, सॉल्वेंट कैसे हैं, इनके मानक के आधार पे वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का हो क्या सकता है, ये पढ़ते हैं। तो हमने ये जान लिया कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और ये डिपेंड करता है, ये कंटेनर के साइज शेप पे नहीं डिपेंड करता, ये इसका ग्राम पर लीटर में एरिया कितना है उस पे ये डिपेंड करता है। कौन, वेपर प्रेशर। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनको बदल दिया जाए तो वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा, उसका फार्मूला क्या हो सकता है। तो ये इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद उसकी तरफ चलते हैं। अब देखते हैं वेपर प्रेशर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम सॉल्यूशन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब दोनों तो हैं सब्सटेंस ही ना, ठीक, दोनों तो हैं सब्सटेंस ही। अब सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है वोलाटाइल और दूसरा हो सकता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। अब वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ, हिंदी में कहेंगे वाष्पशील, और इसको कहेंगे अवाष्पशील, वाष्पशील और अवाष्पशील। तो वाष्पशील का मतलब क्या है कि which substance tendency to evaporate, मतलब जिसमें वाष्प बदलने की, जैसे हिंदी से ही समझ सकते हो कि वाष्प में बदलने की क्या है, इसमें फीचर है, ठीक। तो वाष्प में बदल जाएंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे वोलाटाइल, जैसे H2O,
CH3OH, C2H5OH, हाँ, और किसे कह सकते हैं CH3COOH और ETC, बहुत से ऐसे हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब इसमें कोई टेंडेंसी नहीं प्रोड्यूस होने, अगर इनका P नॉट बोला जाए तो इक्वल टू हम क्या कह देंगे, 0 कह देंगे, मतलब इनका वेपर प्रेशर है ही नहीं। जब ये वाष्प में नहीं बदलेंगे तो वेपर प्रेशर कहाँ बनाएंगे, तो वेपर प्रेशर इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे में आता है जैसे आपके हम कहें NH2CONH2 कॉमा C6H12O6, तो इन सब में क्या होती है, टेंडेंसी होती ही नहीं है कि ये वाष्प में बदल सके, और जब वाष्प होगा नहीं तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं। तो इसमें P नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 तो नहीं होगा, कुछ होगा, 0 नहीं होगा लेकिन कुछ होगा कि हाँ ये इवोपरेट कर सकते हैं। तो अब हम ऐसे पढ़ेंगे कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है, तो उनका फार्मूला क्या होगा, उनकी कंडीशन क्या होगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब बात करते हैं वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन की। तो किसी सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर कब, कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट हो और जो सॉल्वेंट हो दोनों क्या कंटेन करें, वोलाटाइल लिक्विड को, ये भी कुछ वोलाटाइल लिक्विड को कंटेन करें। अब वोलाटाइल लिक्विड दोनों कंटेन कर रहे हैं तो P नॉट ऑफ B और P नॉट ऑफ A हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्वेंट प्योर कुछ इसका होगा। अब ये अकेला है तो प्योर ही होगा, कुछ मिक्स तो है नहीं, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको प्योर वेपर प्रेशर कहेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, तो दोनों हो गए। अब इनका हमने यहाँ ले लिया सॉल्यूट और यहाँ पे ले लिया सॉल्वेंट, इसको हमने A कह दिया, इसको कह दिया B। यहाँ कुछ वेपर प्रेशर था जिसको हमने P नॉट B कह दिया, और यहाँ पे जो कुछ वेपर प्रेशर बन रहा था इसको हम P नॉट ऑफ A कह दें। अगर हम इसको जोड़ दें और सॉल्यूशन बना दें इसका, तो यहाँ तो A प्लस B हो गया, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा राउल्ट के नियम से कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल का, कह रहा है किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हैं, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाई द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ सॉल्यूशन। अब यहाँ तो दोनों प्योर है नहीं, यहाँ दोनों मिक्स हो गए, मतलब A भी है B भी है, A भी हो गए दोनों, तो दोनों के वेपर बनेंगे अब यहाँ पे, तो उनको हम PA कह दें और PB कह दें। वेपर प्रेशर ऑफ वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B। आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर ऑफ A को क्या कह देंगे हम, आंशिक। आंशिक से आप समझ सकते हो कि अंश, इनका कुछ अंश का वेपर प्रेशर है और इसके एक ही अंश का कुछ वेपर प्रेशर, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों लोग चंदा की तरह, जैसे चंदा लगाते नहीं हो आप लोग, 5 रुपए की बॉल इकट्ठा करनी है तो 5 लोग हो खिलाड़ी में, अपने दोस्तों में, जैसे आप बचपन में एक एक रुपये सबसे मांग के एक बॉल आपकी आ जाए, उसी तरह यहाँ PB और PA क्या कर रहे हैं, चंदा लगा रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। क्यों, इस PT के टोटल को हम कहेंगे, अगर इसका टोटल हमें वेपर प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B हमें पता होना चाहिए, और ये दोनों पार्शियल प्रेशर ऑफ A और B लगा रहे हैं। राउल्ट का लॉ हमसे कहता है कि PA
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके कंपोनेंट के, मतलब जो ए है इसके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। अब हम मान लें कि किसी विलयन में ए ही है, मान लें किसी विलयन में ए ही है, तो उसका सॉल्यूशन ही पूरा ए बनेगा। ये राउल्ट का नियम है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको हम राउल्ट्स लॉ, कि किसी विलयन में जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा वो उसमें उपस्थित जो कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। चलिए इतना नोट कर लिया आप लोग। अब यहाँ हमने पी नॉट ऑफ ए लिख दिया और पी नॉट ऑफ बी। अब हम देखते हैं कि पी ए निकालते हैं, सॉरी पी नॉट ऑफ ए निकालते हैं। तो हमें ये पता है जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में जो उसके टोटल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा ए का आएगा। अगर मान लें किसी विलयन में प्योर ए है, तो प्योर ए होगा तो जीटा ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, जीटा बी इक्वल टू 0। अरे जीटा बी है, पी बी है ही नहीं तो उसका जीटा बी आएगा कहाँ? तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा है, तो हम ये लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू के इंटू जीटा है, ये तो लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि जीटा ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू के 1, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। अब इसको हम प्योर प्रेशर ऑफ ए भी तो कह सकते हैं, जब पूरे विलयन में ए है तो प्योर प्रेशर ऑफ ए कह देंगे। तो अब यहाँ पे ये के की वैल्यू क्या आ गई, प्योर प्रेशर ऑफ ए आ गया। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में हम क्या रख सकते हैं, पी ए इक्वल टू के की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए, पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए। देखिए यहाँ पे हमने जीटा ए 1 मान लिया, जीटा बी कुछ नहीं है, एक ऐसा सोल्यूशन माना। हमने पी ए इक्वल टू के इंटू जीटा ए, प्रोपोर्शनल की जगह पे के लगा दिया कांस्टेंट। अब पी ए इंटू के की वैल्यू जीटा ए की वैल्यू 1 थी तो हमने कर दिया अब पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू के कह सकते हैं। जब बिलियन में ए ही है तो यहाँ पे हम पी ए को पी नॉट ऑफ ए कह सकते हैं। तो पी नॉट ऑफ इक्वल टू के कांस्टेंट के इक्वल है, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए, ये हो गया एक फार्मूला। इसी तरह हम दूसरा भी निकाल सकते हैं कि पी नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। इसी तरह हम इसका भी निकाल सकते हैं कि जीटा ए बराबर 0 और जीटा बी बराबर 1। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की, सोल्यूशन का टोटल प्रेशर पीटी क्या होगा, तो इसके इक्वल में होगा पी ए प्लस पी बी के। तो पी ए और प्लस पी वी की वैल्यू हमें यहाँ पता है, पी ए की वैल्यू क्या है, पी टी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। तो ये आपके 4 फार्मूले हो गए हैं जो क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर आप ए निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर आप बी निकाल सकते हैं, या आप शुद्ध प्रेशर आप किसी का प्योर प्रेशर ऑफ ए या प्योर प्रेशर ऑफ बी किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हो। जीटा ए बराबर क्या होता है, तो जीटा ए बराबर होता है एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। किसी का मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो उसके मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोलों की संख्या को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ ए का भी ऐसे निकाल सकते हो, बी का भी निकाल सकते हो, ये हो गया। अब किसी विलयन में प्योर प्रेशर ऑफ ए,
लिखा होता कि कितना प्रेशर है। अब हम आप एक्सपेरिमेंट से भी उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने पानी को उबाला, उसको बंद कर दिया, अब वो उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो कितना प्रेशर अपने उस पर सरफेस पे लगा रहा पानी के सरफेस तक, तो उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया गया। तो हमें P0 A एंड P0 ऑफ B ये हमें एक्सपेरिमेंटल मिला रहता है, मतलब इसको मेजर किया गया है। अब शुद्ध विलयन आपको तो आराम से मिल जाएगा, तो उसका आप वेपर प्रेशर माप सकते हो। तो अब चलिए इसके कुछ सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 18% बाई मास ऑफ अ लिक्विड ए, मॉलिक्यूलर मास ए का दिया गया 140, हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 160 mm एट 37 डिग्री सेल्सियस। किसका? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ ए। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस इज 150 mm। तो हमें क्या निकालना है? प्योर लिक्विड ऑफ ए का निकालना है। तो पी टी इक्वल टू होता है P0 ऑफ ए इंटू जीटा ए प्लस P0 ऑफ बी इंटू जीटा बी, यही तो होता। तो पी ए हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पी टी भी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका? कह रहा है 18% बाई मास ऑफ लिक्विड ए, मतलब पी प्योर की बात करें, प्योर ऑफ ए की, तो 18 ग्राम है बाई मास कह रहा है, तो 100 ग्राम में से 28 ग्राम क्या है? प्योर ए है। उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, कितना है? 140। हाँ, तो हम प्योर ए का पहले एन निकाल लेते हैं। तो एन क्या हो जाएगा? 28/140, तो कितना हो जाएगा? 0.2, 14 दूनी 28। हाँ, ये हो गया एन ऑफ ए। अब एन ऑफ बी निकालना हमें। बी कौन है? वाटर है। यहाँ पे कह रहा है इतना mm है वाटर का, तो बी के लिए 28 है, तो 28 ग्राम था प्योर बाई मास था, -100 में से 28 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 72। तो 72 बाई बी को हम यहाँ क्या दें? H2O। तो क्या आ जाएगा? 18, तो कितना आ जाएगा? 4 18 चौक 72, 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? जीटा ए एंड जीटा बी। तो हम पहले जीटा ए जोड़ दें, हम क्या कर दें? इसको जोड़ दें एन ए प्लस एन बी को, तो कितना आ जाएगा? 0.2 + 4 इक्वल टू आ जाएगा 4.2। अब क्या करते हैं? इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो P0 A इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0 B इंटू जीटा बी प्लस PT बाई जीटा ए, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो PV P0 ऑफ B की कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ P0 ऑफ B, ये वाटर है तो इसका 150 है, इनटू जीटा बी, तो हमने जीटा बी का कितना हो जाएगा? 4/4.2 इनटू पी टोटल कितना है? ये है आपका 160 mm बटे कितना हो जाएगा? 0.2/4.2, तो ये ऊपर चला जाएगा और आपका वैल्यू ये आ जाएगा 360.15 mm ऑफ Hg। क्या आ जाएगा? प्योर प्रेशर ऑफ ए का। ठीक, ये आपका आ गया प्योर प्रेशर ऑफ ए वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, एट 273 Kelvin the vapor pressure of the two liquids are 105.2 and 16.8 PA respectively. What will be the vapor pressure in bar of a mixture of 25 gram heptane and 35 gram of octane? तो हमसे PT पूछ रहा है, हाँ, और 25 ग्राम हेप्टेन दिया गया। हेप्टेन कितना होगा? C7H14, तो इसका कितना हो जाएगा? 100 भार
मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, और C8H18 का हो जाएगा आपका 114 लगभग। नोट देख लीजिए। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर वेट। और एन ऑफ क्या निकाल लें, ऑक्टेन निकाल लें, और एन ऑफ हेप्टेन निकाल लें, एन ऑफ ऑक्टेन और एन ऑफ ऑक्टेन निकाल लें। तो आप लोग पहले एक बार ट्राई करिए और उसके बाद हम बताते हैं। तो इसको 14 कर लीजिए, और सॉरी 6 से। अब यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना है, 135 ग्राम कितना दिया गया है, हेप्टेन का कितना दिया गया है 35/100 कितना आ जाएगा 0.25। और इसका निकालेंगे 114/35। तो ये आपका आ जाएगा 35 गुना 70 गुना आपका हो जाएगा 105, और अभी उल्टा रख दिया मैंने, यहाँ हो जाएगा 35/114। तो 14 दूनी 28, ये आपका आ जाएगा 0.3 वैल्यू। तो ये हमें एन ओ मिल गया। सॉरी, हमने यहाँ उल्टा लिख दिया है, इसको ध्यान दे देते हैं, नहीं तो अभी गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यहाँ ये पहले हेप्टेन का हमने निकाला हुआ है, और यहाँ पे ऑक्टेन का। तो एन ऑक्टेन आ गया हमारा 0.25, और सॉरी ये हेप्टेन का है, और ये ऑक्टेन का हो जाएगा 0.3। अब हमें पीटी निकालना है। तो पीटी निकालने के लिए क्या कर देंगे, पीटी इक्वल टू जीटा ए हम निकाल लेते हैं पहले। तो जीटा पीटी निकालने से पहले फार्मूला ही लिखते हैं। पीटी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीटा ए, तो हम क्या लिख देंगे जीटा ए के लिए 0.25/0.3 प्लस 0.25 इंटू पी नॉट ऑफ ए कितना दिया गया, प्योर प्रेशर ऑफ ए, तो ये दिया गया आपको ए के लिए 0.5 इंटू 2, और प्लस पी नॉट ऑफ बी कितना दिया गया 16.8 की, और पी वी निकाल लेते हैं तो 0.3/0.25 प्लस 0.3। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 73.08 kPa। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा, जिसमें 25 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन उपस्थित हैं। अब इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की और कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, तो पहले आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।